7 दिसंबर 1941 ये इतिहास का वो आखिरी दिन था जिसके बाद दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। यूएस नेवी की बेस पर एक आफत टूटने वाली थी जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। बैटलशिप में मौजूद एक अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची डोरिस मिलर सूरज निकलते ही नेवी ऑफिसर्स को नाश्ता सर्व करता है और उसके बाद उनकी लॉन्ड्री कलेक्शन के काम पे लग जाता है। सुबह के ठीक 7:57 पे डोरिस को एक सायरन सुनाई देता है। वो सायरन जो शायद कोई भी सेलर अपनी सर्विस में सुनना ही नहीं चाहता। वो फौरन बाहर निकलता है और ये देखकर हैरतज़दा रह जाता है कि पूरा आसमान जापानीज बॉम्बर एयरक्राफ्ट से भरा हुआ है। पलक झपकते ही पूरी नेवल बेस पे तो जैसे कोई कयामत टूट पड़ी हो, क्योंकि जापानीज एयरक्राफ्ट्स ने चुन चुन कर अमेरिकन शिप्स को तबाह करना शुरू कर दिया। ये हमला यूएस की पर्ल हार्बर बेस पे किया गया था और आज हम जानेंगे कि जापान ने अमेरिका जैसे मुल्क पर हमला करने की इतनी बड़ी हिम्मत क्यों की थी। डोरिस मिलर नामी एक बावर्ची को अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड क्यों दिया गया और अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर हमला क्यों किया था। नाजरीन, हमारी इस इंटरेस्टिंग कहानी की शुरुआत 1941 में होती है जब वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जी हाँ, वही चाइना जिसके खिलाफ आज 2023 में अमेरिका खुलकर बात करता है। हुआ कुछ यूं था कि वर्ल्ड वॉर 2 को स्टार्ट हुए 3 साल गुजर चुके थे, जिसमें एक साइड पे जर्मनी और इटली थे जबकि दूसरी साइड पे ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और फ्रांस थे। इस जंग में अमेरिका का कोई पार्ट नहीं था। अमेरिका पूरी तरह से न्यूट्रल था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में हुए नुकसानात की वजह से अमेरिका खुद को यूरोप और एशिया में होने वाली जंग से बिल्कुल अलग रखना चाहता था। पर एक मुल्क था जो अमेरिका को मुसलसल सताए जा रहा था और वो था जापान। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो अपने आस पड़ोस के मुल्कों पर धड़ाधड़ कब्जा जमा रहा था ताकि वो अपनी नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड्स पूरी कर सके। कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े इलाकों पर जापान कब्जा कर चुका था। पैसिफिक ओशन में ही जापान के करीब फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया पर भी इसकी नजर थी। पर मसला ये था कि मलेशिया ब्रिटिश कॉलोनी थी, इंडोनेशिया नीदरलैंड्स की और फिलीपीन न्यूट्रल रहने वाले अमेरिका की कॉलोनी थी। इन कंट्रीज को जापान का दूसरे मुल्कों पर कब्जा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि जापान के पीछे असल में हिटलर का हाथ था और हिटलर ब्रिटेन और अमेरिका का दुश्मन था। जापान की ये हरकतें देखकर जुलाई 1941 में अमेरिका ने जापान को ऑयल देना बंद कर दिया। जापान के पास खुद का ऑयल नहीं था बल्कि उसकी डिमांड का 80% ऑयल वो अमेरिका से ही इंपोर्ट करता था। अमेरिका ने उसके सामने ये कंडीशन रखी कि पहले उसको चाइना में अपना कब्जा छोड़ना पड़ेगा, फिर जाकर उसको ऑयल दिया जाएगा। जापान के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। एक तरफ अगर वो चाइना से अपना कब्जा छोड़ देता तो पूरी दुनिया समझती कि इसने हिटलर की सपोर्ट के बावजूद अमेरिका के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। दूसरी तरफ ऑयल था जिसके बगैर जापान का होल्ड वैसे ही कमजोर पड़ जाना था। जापान ने फैसला किया कि वो चाइना से अपने फौजी वापस नहीं बुलवाएगा, बल्कि अंदर ही अंदर उसने प्लान बनाया कि वो ऑयल के लिए इंडोनेशिया पर कब्जा करेगा, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि इंडोनेशिया उस वक्त नीदरलैंड्स की कॉलोनी थी और वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी था कि पहले फिलीपींस पर कब्जा किया जाए जो कि अमेरिका की कॉलोनी थी। जापान को अच्छी तरह मालूम था कि अगर उसने फिलीपींस पर हमला किया तो उसकी जवाबी कार्रवाई पैसिफिक ओशन में ही मौजूद अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर से की जाएगी। लेकिन क्योंकि जापान के पास अब ऑयल रिजर्व्स तेजी से खत्म होते जा रहे थे और उनके पास हमला करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, फिलीपींस पर नहीं बल्कि पर्ल हार्बर पर। जी हाँ, जापानीज मिलिट्री लीडर ने फैसला किया कि वो अमेरिका की पर्ल हार्बर बेस पे एक सरप्राइज अटैक करके पूरी बेस को ही उड़ा डालेंगे ताकि उसके बाद जापान आसानी से फिलीपींस पे कब्जा कर सके। जापान अब चुपके से पर्ल हार्बर पर अटैक करने की तैयारी में लग चुका था। उसने अपनी फ्लीट तैयार करना शुरू कर दी जिसमें 2 बैटलशिप्स, 39 सबमरीन्स, 30 डिस्ट्रॉयर्स और हैरतअंगेज तौर पे 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट थे। इन एयरक्राफ्ट्स को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जरिए पर्ल हार्बर की तरफ रवाना किया गया। दूसरी तरफ अगर पर्ल हार्बर पर खड़ी अमेरिकन फोर्स का अंदाजा लगाया जाए तो इसमें 8 बैटलशिप्स, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप्स, 4 सबमरीन्स और 390 एयरक्राफ्ट थे। देखा जाए तो अमेरिका के पास जापान का हमला नाकाम बनाने के लिए काफी फोर्स मौजूद थी, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि इनको पहले से इस हमले की इंफॉर्मेशन मिल जाए। पर जापान ये अटैक हर तरह से सीक्रेट रखना चाहता था, इसीलिए जापानीज कमांडर ने फैसला किया कि हमले से पहले वो किसी किस्म की भी वायरलेस कम्युनिकेशन से दूर रहेंगे।
जापान से निकलने वाली फोर्स करीब 8000 किलोमीटर का फासला तय करके अब पर्ल हार्बर से सिर्फ 370 किलोमीटर दूर थी और यही वो पॉइंट था जहां से एयरक्राफ्ट्स को हमला करने के लिए टेक ऑफ करवाया गया। ये वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा हमला होने वाला था जिसमें अमेरिका अभी तक शामिल ही नहीं था। 7 दिसंबर 1941 की सुबह को 7:57 पे 350 जापानीज एयरक्राफ्ट्स ने पर्ल हार्बर पे 2 अलग अलग ग्रुप्स में धावा बोल दी। अमेरिकन्स जो इस हमले से बिल्कुल लाइल्म थे उन पर तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी थी। जापानीज एयरक्राफ्ट्स के पहले ग्रुप ने गोलों की बारिश कर दी थी। 45 मिनट्स तक ये पर्ल हार्बर पर हमला करते रहे और फिर वापस चले गए। पहले तो यूं लगा शायद हमला खत्म हो चुका है, लेकिन 10 मिनटों बाद बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स का दूसरा ग्रुप आया और बची कुची नेवल बेस को भी गोले बरसा कर तबाह कर दिया। पूरे 1 घंटे और 15 मिनटों तक ये हमला जारी रहा जिसमें जापान का पलड़ा हर तरह से भारी गया। अमेरिका की 20 वेसल्स, 8 बैटलशिप्स और 300 से भी ज्यादा प्लेन्स को खड़े खड़े तबाह कर दिया गया था। जमीन को आग और आसमान को काले धुएं के बादलों ने छुपा दिया था। इसी दौरान अमेरिका की एक बैटलशिप में अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची डोरिस मिलर भी था जिसका जिक्र हमने वीडियो की स्टार्टिंग में किया था। लॉन्ड्री कलेक्शन के दौरान डोरिस को एक सायरन सुनाई दिया। ये खौफनाक सायरन सुनकर जब तक वो बाहर आता एक जापानीज टॉर्पेडो मिसाइल उनकी शिप पर आ लगा जिसमें शिप कैप्टन समेत बहुत ऑफिसर्स जख्मी हो गए। डोरिस ने अकेले जख्मियों को सेफ जगह पे शिफ्ट किया और फिर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन पे जाकर खुद जापानीज एयरक्राफ्ट्स पर पलट कर वार किया। उसने बगैर ट्रेनिंग के टोटल 6 जापानीज तैयारे मार गिराए थे, जबकि इस हमले में जापान ने टोटल 29 एयरक्राफ्ट्स खोए थे। डोरिस मिलर पहला अफ्रीकन अमेरिकन था जिसको बाद में नेवी क्रॉस दिया गया। ये अवार्ड यूएस नेवी का सबसे बड़ा जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में मेडल ऑफ ऑनर के बाद दूसरा बड़ा अवार्ड है। 1 घंटे 15 मिनट हमला आवर होने के बाद जापानीज एयरक्राफ्ट तो वापस चले गए, लेकिन वो अब अमेरिका को भी वर्ल्ड वॉर 2 में धकेल चुके थे। वही अमेरिका जो इस हमले से पहले वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल ही नहीं था। अमेरिका ने पर्ल हार्बर पर हमले के अगले ही दिन जापान को सबक सिखाने का फैसला कर दिया और उनके खिलाफ खुली जंग का ऐलान भी कर दिया। अगले 3 महीनों तक अमेरिका अपनी नेवल बेस को वापस रीस्टोर करने में लगा रहा। खुशकिस्मती से कई शिप्स शैलो वाटर में डूबी थीं जो रिपेयर के काबिल भी थी। 4 महीनों के बाद अमेरिका ने जापान पर वैसे ही हमला किया जैसे उन्होंने पर्ल हार्बर पे किया था। जी हाँ, अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान के कैपिटल टोक्यो पर बमों की बरसात कर दी। ये अमेरिका का वर्ल्ड वॉर 2 में किया जाने वाला पहला हमला तो था, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने बस नहीं की। अगले 4 सालों तक जापान और अमेरिका की शदीद लड़ाई चलती रही जिसमें अब अमेरिका का पलड़ा भारी था। जापान इस जंग में बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन वो किसी सूरत हार नहीं मान रहा था, अमेरिकन के सामने सरेंडर नहीं कर रहा था। आखिरकार अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के खिलाफ अपना आखिरी कार्ड इस्तेमाल कर ही डाला। 6 अगस्त 1945 को सुबह के 8 बजे जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर एक बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस एयरक्राफ्ट देखा गया। इस जहाज ने 4400 केजी वजनी लिटिल बॉय नामी बॉम्ब हिरोशिमा के ऊपर गिरा डाला। एग्जैक्टली 43 सेकंड्स के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ वाइट हो गया। उसके बाद एक फायरबॉल जमीन से आसमान की तरफ गया जिसने जमीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया। यह हिस्ट्री का पहला न्यूक्लियर अटैक था जिसने सिर्फ एक चुटकी में ही पूरे हिरोशिमा पर 80% से भी ज्यादा बिल्डिंग्स को मिट्टी का ढेर बना दिया। जापानीज मिलिट्री लीडर्स के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। अभी वो कुछ और समझते कि 3 दिनों के बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। ये मार्क 3 बॉम्ब था जिसका कोड नेम फैट मैन रखा गया था। 4670 केजी वजनी इस बॉम्ब ने गिरते ही पूरे शहर को सफाए हस्ती से ही मिटा डाला। ये वो 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे जो इंसानों पर इस्तेमाल होने वाले पहले और आखिरी बॉम्ब्स थे। एक अंदाजे के मुताबिक हिरोशिमा और नागासाकी के हमलों में 2,60,000 के करीब लोग मारे गए। इस हमले के अगले ही हफ्ते जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर लिया और इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 भी अपने अंजाम को पहुंची। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।